नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं बिजनेस हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने और दक्षता बढ़ाने की जरूरत, कहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। एनएचएआई ने जम्मू कश्मीर में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बोलियां की आमंत्रित। आईएमडी ने महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। राजस्थान ने कुसुम घाटक सी सौर परियोजनाओं के लिए रुपए 3.55 किलोवाट की अधिकतम सीमा की निर्धारित। जर्मनी अफ्रीका के हरित ऊर्जा परियोजनाओं में 4 बिलियन यूरो करेगा निवेश। विप्रो लिमिटेड, एक अग्रणी प्रौद्योगिकी सेवा और परामर्श कंपनी, ने स्टॉकहोम की ऊर्जा कंपनी स्टॉकहोम एक्सर्जी ईवी ने प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा बनाने में की घोषणा। ओडिशा सरकार ने 84,919 करोड़ रुपए की 12 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दी मंजूरी। सौदे में गिरावट के बीच यूबीएस एसेट मैनेजमेंट ने बुनियादी ढांचे को किया उन्नत। लार्सन एंड ट्यूब्रो मध्य पूर्वी में मेघा अपत्य परियोजनाओं के लिए ईपीसी और स्थापना कार्य करेगी शुरू। NH-17 के इंद्रपुर वीर खंड को 4 लेन करने के लिए निविदा की गई जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ के डीसी ने मेंढर में 37.5 मेगावाट पर नई HEP पर काम की प्रगति का किया निरीक्षण। तेल और गैस ईपीसी बाजार का 2027 के अंत तक 64.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के राजस्व तक पहुंचने का अनुमान। जम्मू कश्मीर के 3 जिलों में 4 नए औद्योगिक एसेट बनेंगे। 1 मई में पश्चिम भारत उत्तरी अमेरिकी सेवा करेगा शुरू। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश में बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने और उनकी दक्षता बढ़ाने की जरूरत है। मुर्मू ने यहां पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा आयोजित बोयता बंदना यानी कि नाव पूजा समारोह में शोभा बढ़ाते हुए ये बात कही। बोयता बंदना ओडिशा में मनाए जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है जो राज्य की प्राचीन समुद्री महिमा को याद करता है, जिससे पहले कलिंगा के नाम से जाना जाता था। ये कहते हुए कि सरकार का सागरमाला कार्यक्रम बंदरगाह गतिविधियों को मजबूत करने के लिए एक सराहनीय कदम है। मुर्मू ने कहा कि भारत सरकार समृद्धि के लिए बंदरगाह और प्रगति के लिए बंदरगाह के दृष्टिकोण को साकार बनाने के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि समुद्र व्यापार देश के व्यापार और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि भारत की कुल व्यापार की मात्रा के हिसाब से 95% और मूल्य के हिसाब से 65% व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से होता है। ये कहते हुए भारत के बंदरगाहों को वैश्विक मानकों के अनुरूप अधिक दक्षता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, इसलिए भारतीय बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने और उनकी दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में NH1 के पंडाज से मनीगाम तक मौजूदा 2 लेन से 4 लेन दोहरे कैरीवे NH स्टैंडर्ड के निर्माण और उन्नयन के लिए अनुरोध प्रस्ताव की घोषणा की है। ये विकास केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में भारतमाला परियोजना के तहत श्रीनगर रिंग रोड चरण 2A का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। परियोजना अनुमानित रुपए 418.93 करोड़ रुपए की लागत से NH1 को मौजूदा चयनित किलोमीटर 17.974 से किलोमीटर 29.792 तक परिवर्तित किया जाएगा। इसी के साथ साथ इस महत्वपूर्ण उपक्रम के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण यानी कि EPC मोड के नियोजित किया जाएगा, जो क्षेत्र के परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में योगदान देगा। इसमें इच्छुक ठेकेदारों को अपनी बोलियां जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोलियां लगाने की अवधि 30 अक्टूबर 2023 से 26 दिसंबर 2023 तक खुली हुई है। वहीं ऑनलाइन प्राप्त बोलियों का अनावरण 27 दिसंबर 2023 को किया जाएगा।
भारत मौसम विज्ञान यानी कि आईएमडी ने महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उसने उत्तरी महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर तूफान, बिजली, तेज हवाओं के और ओलावृष्टि के साथ साथ भारी वर्षा की भी भविष्यवाणी की है। मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ जिलों को छोड़कर राज्य के बाकी हिस्सों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग यानी कि RERC ने फीडर के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान PM कुसुम कार्यक्रम के घटक C के तहत स्थापित की जाने वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 3.55 किलोवाट रुपए की अधिकतम टैरिफ दर के मंजूरी दे दी है। इस आयोग ने वितरण कंपनियों यानी कि डिस्कॉम को अपनी आगामी बोलियों को निर्दिष्ट अधिकतम टैरिफ लागू करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि प्रत्येक भविष्यवाणी की बोली से पहले डिस्कॉम्स को लगातार बाजार स्थितियों का आकलन करना चाहिए। जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने अमृतसर बठिंडा जमुनानगर कॉरिडोर के 7 और परियोजनाओं को चालू करने के लिए जारी निविदा के लिए खोजे गए 3.55 किलोवाट और रुपए के स्तरीकृत टैरिफ के लिए मंजूरी मांगी है। निविदा में 11 सौर परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य था, लेकिन प्रतिक्रियाएं कम रही और 27.43 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए केवल 10 स्थानों के लिए ही बोलियां प्राप्त हुई। गलियारे के किनारे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्कृष्ट भूमि इन परियोजनाओं के लिए निर्धारित की गई थी। बोलीदाताओं की ओर से कमजोर प्रतिक्रिया के कारण JDVVNL ने बोली जमा करने की समय सीमा भी कई बार बढ़ाई है। जर्मनी की सरकार ने 2030 तक अफ्रीका की हरित ऊर्जा परियोजना में 4 बिलियन यूरो का निवेश करने का वादा किया है, जिससे अफ्रीका देशों को अपनी देशों और यूरोपीय संघ को आपूर्ति की जाने वाली हरित ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ये घोषणा जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने की और अफ्रीकी नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य प्रमुखों के साथ की, जिसमें अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष भी शामिल थे, जो अफ्रीका के साथ G20 कम्बैट में एक भाग के रूप में साथियों में सुधार करने की एक पहल थी। अफ्रीका में स्थायी निजी क्षेत्र और बुनियादी ढांचे के निवेश के लिए इस पहल में शामिल होने वाले अफ्रीकी देशों में बेनिन, बुर्किना फासो, कोटे डी आवर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और ट्यूनीशिया भी शामिल हैं। विप्रो लिमिटेड, एक अग्रणी प्रौद्योगिकी सेवा और परामर्श कंपनी, ने घोषणा की कि उसने स्टॉकहोम की ऊर्जा कंपनी स्टॉकहोम एक्सर्जी AB को एक नई सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा बनाने में मदद की है। ये अपने और स्टॉकहोम शहर के समग्र जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाता है। इसी के साथ साथ स्टॉकहोम एक्सर्जी विस्तृत स्टॉकहोम क्षेत्र में हीटिंग, बिजली, कूलिंग और स्पर्श प्रावधानों सेवाओं एक विश्वसनीय पहुंच प्रदान करता है। स्वामित्व के बदलाव के बाद कंपनी को एक नया IT वातावरण बनाना पड़ा, जिसमें इसके अनुप्रयोगों और उपयोगकर्ताओं को स्थानांतरित करना, एक नई एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रणाली को लागू करना और इसके प्रचालन प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना शामिल था। विप्रो इंजीनियरिंग के व्यापक उद्योग 4.0 क्षमताओं का लाभ उठाते हुए विप्रो ने अपने IT और OT एप्लीकेशन वातावरण को आधुनिक बनाने और प्रबंधित करने के लिए नई IT बुनियादी ढांचे में स्थानांतरित करने के लिए स्टॉकहोम एक्सर्जी के साथ काम किया। इस परियोजना को स्टॉकहोम एक्सर्जी को चुस्त और लचीला IT बुनियादी ढांचे और संचालन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि उन्हें स्टॉकहोम निवासियों के तेज, बेहतर और निवार सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को कुल 84,919 करोड़ रुपए की 12 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी। वहीं ये परियोजनाएं परिधान और कपड़ा, हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया, इस्पात, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा, रसायन और पेट्रोलियम जैसे क्षेत्रों में फैली हुई है। राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि ये परियोजनाएं कुचाक, नैनीताल, गंजाम, जजपुर और झारगुजा, कनारापादा, मलकानगिरी और रायागादा, संबालपुर और सुंदरगढ़ शहरों में स्थित होगी। राज्य सरकार राज्यों में 42,281 नौकरियां पैदा करने की उम्मीद कर रही है। इसी के साथ साथ जिन कंपनियों ने प्रतिबद्धता जताई है, उनमें से वेलस्पन ग्रुप,
सेमकॉर्प ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रीन्यू ई फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, टाटा ग्रुप, बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एनटीपीसी इंडिया लिमिटेड और एजिस वोपाक शामिल है। यूबीएस एस्टेट मैनेजमेंट 2013 के बाद से वैश्विक बुनियादी ढांचे सौदों के सबसे कठिन बाजार का मुकाबला करने के लिए ऊर्जा संक्रमण और डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी बुनियादी ढांचा संपत्तियों को बढ़ा रहा है। उच्च ब्याज दरों और बाजार संतृप्ति के बीच यूबीएस का 1.5 ट्रिलियन डॉलर का निवेश प्रभाग फाइनेंसिंग के साथ टेक्सास में पवन संचालन को अपग्रेड कर रहा है। विंड रिपावर्ड एलएलसी उन्नत टरबाइन स्थापित करने और एलटीडब्ल्यू इंफ्रा और नॉर्दर्न फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण फ्रांस और जर्मनी के संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण कर रहा है। एंड्रयू मॉरिस और ऑस्ट्रेलियाई ग्राहकों के साथ दौरे के दौरान सिडनी से बोलते हुए उच्च उधार लागत के साथ मुद्रास्फीति और निपटान केंद्रीय बैंकों के प्रयासों के जवाब में विकास उन्मुख निवेश के प्रति फार्म रणनीतिक बदलाव पर प्रकाश डालता है। कार्य के दायरे में एक नए बड़े अपतटीय प्लेटफॉर्म की इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण और स्थापना और मौजूदा सुविधाओं के साथ एकीकरण का ब्राउनफील्ड कार्य शामिल है। पुरस्कार पर टिप्पणी करते हुए एल&टी के पूर्वकालिक निदेशक और वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष ऊर्जा सुब्रमण्यन शर्मा ने कहा कि एक नए ग्राहक का ये मेगा ऑर्डर हमारी क्षमताओं की वैश्विक स्वीकृति की पुष्टि करता है और हमारे ऑफशोर व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हमारा ध्यान हमारे मुख्य बाजारों से उत्पन्न होने वाली क्षमताओं और अवसरों का लाभ उठाने पर काम जारी है। हाइड्रोकार्बन व्यवसाय कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अपतटीय परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है और निकटवर्ती और व्यापार अनुकूल भौगोलिक क्षेत्र में अपनी क्षेत्रीय उपस्थिति का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑफशोर, ऑनशोर, ईपीसी, मॉड्यूलर फैब्रिकेशन, एडवांस ब्लू इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और ऑफशोर विंड फर्म बिजनेस ग्रुप के तहत संगठित LTEH घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में एकीकृत डिजाइन टू बिल्ड समाधान प्रदान करता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मॉट ने महाराष्ट्र में NH17 के इंदरपुर और वीरखंड के पुनर्विकास के शेष कार्य के हिस्से के रूप में 4 लेन के एक नई निविदा जारी की है। उन्नयन कार्य NHDP चरण 4 के तहत किया जाएगा, जिसमें मौजूदा किलोमीटर 84 किलोमीटर से 108 किलोमीटर तक NH17 के इंद्रपुर और वीरखंड तक 4 लेन का EPC मोड पर विस्तार किया जाएगा। ये काम 596.82 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर किया जाना है और इसमें 12 महीने की पूर्णता अवधि और उसके बाद 10 साल का रखरखाव शामिल है। वहीं बोली जमा करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर 2023 है। पुंछ के उपायुक्त यासीन एम चौधरी, मेंढर के एसडीएम मोहम्मद जहांगीर खान के साथ जेके एसपीडीसी के कार्यकारी अभियंता मोहम्मद हुसैन के शौकत हुसैन ने परनाई जल विद्युत परियोजना के हेड रेस टनल, पेनस्टॉक और पावर हाउस टॉयटों का दौरा किया। अधिकारियों के साथ पीएमसी, एमएसआईसी, CS रॉड्रिक्स कंसोर्टियम और EPC कॉन्ट्रैक्टर MS पटेल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने एक संपूर्ण परियोजना घटक का दौरा किया और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। वर्तमान उत्खनन कार्यों की निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने हेड रेस टनल को भीतर काम करने वाले मजदूरों के लिए उद्योग मानक सुरक्षा सावधानियों पर जोर दिया। उन्होंने EPC ठेकेदारों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए कि निर्माण स्थल पर इन सुरक्षा सावधानियों का सख्ती से पालन किया जाए। सभी मोर्चा पर परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के बाद ठेकेदारों को आम जनता के लाभ के लिए सभी मोर्चे पर काम करने में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। दौरे के दौरान उपायुक्त ने आम जनता की शिकायतों और चिंताओं को भी धैर्यपूर्वक सुना, जिसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों से आम जनता और उनके मालिकों दोनों की चिंताओं पर समाधान करने को कहा, जिनकी भूमिका परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है। ट्रांसपेरेंसी मार्केट रिसर्च द्वारा 2019 से 27 के लिए तेल और गैस EPC मार्केट पूर्वानुमान पर जारी नवीनतम शोध अध्ययन सटीक आर्थिक, वैश्विक और देश स्तरीय भविष्यवाणियां और विश्लेषण प्रदान करता है। ये प्रतिस्पर्धी बाजार के व्यापक परिप्रेक्ष्य के साथ साथ उद्योग प्रथाओं में बड़े बदलावों की पहचान करने की व्यवसायों की सहायता के लिए गहन आपूर्ति श्रृंखला विश्लेषण प्रदान करता है। बाजार रिपोर्ट तेल और गैस EPC उद्योग की वर्तमान स्थिति के साथ साथ भविष्य की वृद्धि, तकनीकी प्रगति, निवेश की संभावनाओं, बाजार अर्थशास्त्र और
और वित्तीय डेटा भी जांच करती है। ट्रांसपेरेंसी मार्केट रिसर्च की एक अध्ययन में कहा गया है कि 2027 के अंत तक तेल और गैस ईपीसी बाजार का मूल्यांकन 64.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्वानुमानित अवधि 2019 से 27 के दौरान बाजार में 5% की CAGR की विस्तार होने का भी अनुमान है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि शनिवार को राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई जम्मू कश्मीर प्रशासनिक परिषद की बैठक में जम्मू कश्मीर में 4 नए औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है। इसमें बुद्धी कठुआ, मेडिसिटी जम्मू और चंदगाम और लहर पुलवामा में औद्योगिक एस्टेट शामिल है, जिन्हें 136.65 करोड़ रुपए के निवेश के साथ साथ 1379 कनाल भूमि पर विकसित किया जाएगा। निवेश आकर्षित करने के अलावा परियोजनाएं स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देंगी और निजी क्षेत्र में 11,497 से अधिक नौकरियां पैदा होने की भी उम्मीद है। नए औद्योगिक एस्टेट के बुनियादी ढांचे जैसे आंतरिक सड़क कार्यों, बिजली की उपलब्धता के संदर्भ में व्यापक रूप से विकसित किया जाएगा। केंद्रीकृत जल वितरण प्रणाली, वर्ष जल संचरण और सड़क के किनारे हरियाली, वृक्षारोपण आदि बयान में कहा गया कि इसके अलावा कि विकास में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के मानदंडों के अनुसार नई पैटर्न पर केंद्रीकृत अस्पष्टी उपचार संयंत्रों की स्थापना और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर अन्य सुविधाएं शामिल होंगी। इसके साथ साथ परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा 18 महीने की होगी। ओशन नेटवर्क एक्सप्रेस यानी कि वन भारत उप महाप्रदीप बाजार में लाइनर की सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत के पश्चिमी तट और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट को जोड़ने वाले वेस्ट इंडिया नॉर्थ अमेरिका यानी कि विन साप्ताहिक कंटेनर शिपिंग सेवा शुरू करेगी। वाहक ने सोमवार को घोषणा की कि मई 2024 से शुरू होने वाली नई विन सेवा हजारिया, नाहवा, शेवा और मुद्रा टू न्यूयॉर्क, नॉरफॉल्क और स्वानाहा चार्ल्सटन एक साप्ताहिक मार्ग की पेशकश करेगी। ये सेवा डेमिटा, अल्गेरियस और जिद्दा पर भी कॉल करेगी, जो अन्य सेवाओं के साथ संयोजन के कन्वेक्शन प्रदान करती है। नई सेवा 9 जहाज़ों में बड़े द्वारा संचालित की जाएगी, जो सभी वन द्वारा संचालित होंगे। लाइनर के एक बयान में कहा गया कि विन की स्वतंत्र प्रकृति ग्राहकों को विश्वसनीय और लचीलापन भी प्रदान करेगी। एपीसी वर्ल्ड न्यूज़ की बिजनेस हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एपीसी वर्ल्ड न्यूज़। मुझे मेघा चंदन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।